हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये जो मेरा ब्लॉग है शनिवार शाम में स्टार्ट हो रहा है। तो बारिश वगैरह थोड़ी सी गिर के हटी थी तो अंधेरा ना जल्दी ही हो गया था, 5 बजे ही अंधेरा दिखने लग गया था। तो मैं तो जल्दी खाना बनाने के लिए लग जाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर करेले भर के बनाऊंगी। ये ना हमारे खेतों से आए थे, तो मतलब इसमें क्या है ना, बहुत मतलब 1-2 दिन तो ये बाहर पड़े रहे, अंदर रखने का हुआ ही नहीं। फिर जब मैंने फ्रिज में रखा तब तक वैसे भी करेले के जो बीज होते हैं ना, अगर 1-2 दिन भी बाहर रख दो ना तो करेले पक जाते हैं। तो 1 हफ्ता हो गया था लायक हो, तो फ्रिज में रखा हुआ था, तो फ्रिज से निकाल के बस लेके आई तो बीज पक गए थे। तो बीज वगैरह मैंने ना छिलके उसे बीज वगैरह निकाल दिए हैं, और जो करेले छिलके रखे थे उसमें नमक लगा दिया है ताकि उसका जो कड़वापन है वो निकल जाए। और साथ में मसाले की तैयारी कर ली है, जो कि मैं भरवा करेले बना रही हूँ। तो उसके लिए अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा खड़ा धनिया और टमाटर सब मैंने ना एक साथ पीस लिया था। और पीसने के बाद तुरंत ही मैं मिक्सी को भी जो होता है ना उसी समय संभाल देती हूँ। डालने के लिए तो मैं इसमें करेले के बीज भी डालती हूँ, लेकिन करेले के बीज मेरी ही गलती की वजह से पक गए थे। जो 1-2 दिन करेले बाहर रह गए ना, उस वजह से वो बीज पक गए थे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो वो बाहर ही रह गए थे, तो फिर वो इस वजह से पक गए थे। फिर जब मैंने फ्रिज में रखा तब तो देखने में अच्छे भले हरे दिख रहे थे, जैसे आपने भी देखा हरे ही दिख रहे थे। तो मैंने सोचा नहीं था कि उसके बीज पक गए होंगे, तो इसलिए मैंने बीज नहीं डाले हैं। नहीं तो मैं बीज भी साथ में पीस लेती हूँ, उससे और अच्छा टेस्ट आता है। अब एक तरफ मैं मसाला भूनने के लिए चढ़ा रही हूँ, तो मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, उसी में मैं करेले बनाऊंगी। और इससे ना करेलों का जो स्वाद होता है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए इधर जो है, जब तक ये मसाला एकदम सिम गैस में पकेगा तब तक मेरे कितने सारे काम मैं कर लूँगी, आप देखिएगा। लास्ट तक ये मसाला भूनता रहेगा और इस बीच में मेरा सारा खाना रेडी हो जाएगा। तो करेले तो मैं बना ही रही थी, साथ में मैंने जो है ना वो भी बनाना था, कढ़ी बनानी थी। थोड़ा सा खट्टा दही पड़ा था, वैसे भी खट्टा दही हमारे घर में कोई नहीं खाता है, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं अपनी फेवरेट कढ़ी बना लेती हूँ। बाकी सब करेले खा लेंगे तो साथ में कढ़ी भी हो जाएगी। तो कढ़ी भी बनानी थी मैंने, और एक दिन पहले मैंने घी बनाया था। तो घी भी ना ऐसी था कि मतलब थोड़ा थोड़ा करके ना बीच बीच में बनाती रहती हूँ। तो घी बनाया था तो वो भी मैंने निकाल दिया। फिर मैंने सोचा नहीं तो इधर पड़ी रहेगी कढ़ाई या उधर पड़ी रहेगी, उससे अच्छा मैं घी भी निकाल देती हूँ। तो घी निकाल दिया है, और उसको कढ़ाई को ना टिका के साइड में रख दूंगी, ताकि जितना एक्स्ट्रा जो घी कढ़ाई में है ना वो सब उसमें आ जाए। छन्नी मैंने लगा दी थी। अब इधर मसाला भून रही हूँ। कड़ी लिव्स जो है ना वो मैंने पहले ही तोड़ ली थी गार्डन से, जब रोशनी थी तभी। और बारिश गिर के हटी थी ना, तो 5 बजे ही अंधेरा अंधेरा काफ़ी लगने लग गया था, ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मैं जल्दी ही खाना बनाने लग जाती हूँ शाम का, आपको जैसे पता है जो शुरू से मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको। तो एक तरफ कड़ी का घोल तैयार कर रही हूँ, दही में बेसन वगैरह डाल दिया था, हल्दी नमक डाल दिया था, मिर्ची गरम मसाला सब उसी में डाल देती हूँ मैं, दही में ही। और एक तरफ मैं पकौड़े का तैयार कर रही थी। तो पकौड़े मैंने ना एकदम सिंपल बनाने थे, क्योंकि कढ़ी ना ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता है। मैं और रमन हम 2 ही जन खाते हैं, शरण भी नहीं पसंद करता, और मेरे हस्बैंड तो उतना ही नहीं ही खाते हैं। बहुत कम होता है कभी कि बोलेंगे चल मैं कढ़ी ले लेता हूँ, नहीं तो वो नहीं खाते। तो बस यहाँ पे मैंने सारी तैयारी जो है कर ली है। तो आज जो है ना, बाकी मैं आप लोगों के साथ में कुछ अपनी जो पिछले व्लॉग में जो कमेंट आए थे ना उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगी, कि जो मुझे डिप्रेशन है, वो मुझे तकलीफ़ है जो, वो कैसे स्टार्ट हुई, क्या रीज़न थे उसके स्टार्ट होने के। तो बात है उस समय की जब नोटबंदी हुई थी, तब मेरा रमन उस समय था। मेरे रमन शरण मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। रमन जो था मेरा वो था क्लास 6 में, और मेरा शरण जो था वो 4th में था। और उस टाइम पे ना मतलब जो हालात कुछ ऐसे बने थे कि जो मेरी सबसे बड़ी ननंद थी, ननंद कह लीजिए, माँ कह लीजिए, दीदी कह, बहन कह लीजिए, हमारा रिश्ता इतना अच्छा था, बहुत प्यारा रिश्ता था हमारा। लोग बाहर कोई देखता था तो हमें सगी बहनें ही समझता था। तो थी वो मेरी ननंद,
और मेरे हस्बैंड से बड़ी थी और वो इतनी अच्छी थी ना, मैंने कहीं भी जाना मैं दीदी के साथ ही जाती थी, दीदी के बगैर नहीं जाती थी। कभी डिनर करने भी जाना तो दीदी के साथ जाना। और उस समय पे तो ऐसा था ना कि मतलब भैया, मेरे हस्बैंड जो है ना वो भैया, ड्राइवर भैया को भेज देते थे, तो मैं गाड़ी लेके दीदी के घर पहुंच जाती थी। वहां से हम लोगों ने कभी मॉल चले जाना, कभी राशन लेने चले जाना, कभी रायपुर चले जाना, कभी कहीं चले जाना। मैं और दीदी घूमते ही रहते थे, कभी कहीं कभी कहीं। और शॉपिंग वगैरह करने जाना तो हम लोगों ने दोनों, दीदी ने भी अपने बच्चे ले लेना, मैंने भी ले लेना, और हमने घूमने जाना। यानी इतना ज़्यादा। और कभी मैंने हमेशा दीदी को कहना, दीदी आप इधर आ जाओ, खाना बना लेते हैं। तो कभी मैं इधर मतलब ज़्यादातर मैं इधर ही बना लेती थी खाना। कभी दीदी आ जाओ ना, मन कर रहा है, मैं ये बना रही हूँ। मेरे को शुरू से ये चीज़ था कि मैं ये बना रही हूँ तो दीदी को भी टेस्ट कराऊँ। और दीदी भी कभी कुछ बनाती थी तो टिफ़िन में डाल के ले आती थी, मनी आज मैंने ये बनाया। यानी इतना अच्छा रिश्ता था हमारा। तो जब नोटबंदी हुई, उस समय नोटबंदी होने से पहले ना दीदी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। तो दीदी मतलब एकदम चुप चुप रहती थी, उदास रहती थी, रोती थी, किसी से बात नहीं करती थी। बस ये बोलती थी कि मैं तेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ। और मतलब जीजा जी को भी यही बोलती थी, अपने हस्बैंड को भी यही बोलती थी कि मैं आपको परेशान करती हूँ। पर मेरे को ये बोलती थी कि मैं जब तेरे पास आती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सैंची साहिब जी का पाठ करती थी, गुरु ग्रंथ साहिब जी का। तो दीदी सुनती थी बैठ के पास में, तो उन्हें अच्छा लगता था, मन को शांति लगती है। तो ऐसे कहती थी। तो फिर ना मतलब लास्ट टाइम में वो ज़्यादा यहीं रहती थी मेरे पास, दीदी को अच्छा लगता था यहाँ पे रहना। तो उस टाइम पे क्या था, दीदी ने ना दीदी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई थी। तो डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बताया था डिप्रेशन है, पर ये नहीं पता था कि डिप्रेशन एकदम हाई लेवल का है उनको। तो हमारे घर में किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमने कभी सुना भी नहीं था और सोचा भी नहीं था कि दीदी इस हद तक भी जा सकती है। तो दीदी ने 22 को मेरे रमन का बर्थडे आता है और 24 तारीख को मतलब दीदी ने ना सुसाइड कर लिया था। तो आज भी मैं दीदी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो ऐसा मतलब दीदी ने कदम उठाया तो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी चीज़ देखी थी। कभी नहीं सोचा था कि दीदी को ऐसे खोएँगे। मैं और दीदी काफ़ी सारी बातें करते थे, दीदी बच्चों की शादी में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत सी बातें। तो दीदी अपनी हर एक चीज़ मेरे साथ शेयर करती थी। वो बताती थी कि दीदी को शाम होते-होते ना डर लगने लग जाता है, और अंधेरा होता था तो वो रोने लग जाती थी, सारा दिन रोती रहती थी, चुप बैठी रहती थी। मैंने उन्हें कभी भी ऐसा नहीं देखा था। तो दीदी के ख़त्म होने के 10 दिन बाद से मुझे भी वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई, मुझे भी डर लगने लग गया। इस हद तक डर लगता था जैसे कि मैंने अपने बचपन से लेके आज तक मैंने कभी मतलब उस समय तक कभी ऐसा डर नहीं देखा था जो मुझे महसूस होता था। मुझे भी ऐसा लगता था मुझे कोई बुला रहा है, और मुझे ऐसा लगता था कि अब मेरी बारी है। और बहुत सी चीज़ें मैं महसूस करती थी जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। उसके बाद मैं भी रोती रहती थी, खाना खाना छोड़ दिया था, इतना डरती थी, पूरे घर की लाइटें चालू रहती थी, बच्चों को स्कूल नहीं जाने देती थी, बच्चों को अपने पास रखती थी, डैडी जी को घर से निकलने नहीं देती थी, मेरे हस्बैंड को नहीं जाने देती थी, सारा दिन रोती थी, सारा दिन रोती थी। यहाँ तक कि मेरी मम्मी को भी बुलाया गया था कि आप इसके पास रहो, क्योंकि घर में कोई लेडीज़ नहीं है, तो आप इसके पास रहोगे तो आप इसको ध्यान रख पाओगे। मैं इतना डरती थी, अगर मैं पलंग पे बैठी हूँ तो भी मैं चिल्लाती रहती थी, रोती रहती थी, पूरी रात एक झपकी भी नहीं लेती थी, इतना रोती थी। तो सब मेरे को घेर के मेरे आसपास में बैठे रहते थे, तो भी मैं डरती थी वो आएगी और मेरे को ले जाएगी, कोई काली साड़ी वाली आएगी, मैं इस तरीके से ऐसा बोलती थी उस टाइम पे। तो मुझे फिर हॉस्पिटल लेके गए, दिखाया वहाँ पे, तो उन्होंने कहा ये डिप्रेशन है। और उसके बाद मुझे एडमिट करना पड़ा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब रोती थी, खाना पीना मैंने सब छोड़ दिया था और मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी, अपने बच्चों का भी यहाँ तक कि ध्यान नहीं रख पा रही थी। फिर 15 दिन के बाद वहाँ पे मेरी काउंसलिंग वगैरह हुई। मैं हो गया था 5-7 दिन में ही, मतलब वहाँ मैं दवाइयों से नॉर्मल होने लग गई थी। उसके बाद जब मैं घर आई हूँ, वहाँ का माहौल इतना अच्छा था ना, हॉस्पिटल जैसे तो वो था ही नहीं। मैंने आपको एक बार दिखाया भी है अपने ब्लॉग में, मैं अभी तक वहीं जाती हूँ। तो सर का जो हॉस्पिटल था वो हॉस्पिटल जैसा था ही नहीं, बहुत अच्छा माहौल था। वहाँ हम बैडमिंटन वगैरह भी शाम के टाइम में खेलते थे, फुटबॉल वगैरह खेलना, बैडमिंटन खेलना, सुबह 4 बजे उठ के वॉक करना। हमने अपना अपना अलग से रूम लिया हुआ था।
तो बहुत अच्छा वहाँ से ठीक होके जब मैं घर आई तब भी मतलब दवाइयाँ इतनी हैवी थी कि मैं हँसना, बोलना, खाना-पीना सब भूल चुकी थी, बस सोई रहती थी। बच्चों का भी अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाती थी और उसके साथ मैंने दूसरों के बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया, जो कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहती क्योंकि उन बच्चों को मैं आज तक अपने बच्चों की तरह ही समझती हूँ। तो भले वो समझें ना समझें पर मैं हमेशा मेरे दिल में हमेशा उनके लिए प्यार रहेगा। और उसके बाद मेरे पर ये आरोप आरोप लगे कि मैं नाटक करती हूँ, मैं पागल हूँ, बहुत कुछ बोला गया। दुनिया का काम ही है बोलना, जो कि जब इंसान इस तरीके से इस तकलीफ़ में रहता है ना, तो उसको किसी की भी बोली हुई बात ना घर कर जाती है, जो कि वो मरते तक नहीं भूलता, यानी अपने पूरी लाइफ़ में वो नहीं भूलता। और जब ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो दिखती नहीं है, ये अंदर ही अंदर घर करती जाती है। बाहर से इंसान को सब कुछ नॉर्मल लगेगा, ये हँस रहा है, ये बोल रहा है, लेकिन उसके उनके अंदर क्या चल रहा है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। मेरी छोटी बहन उसने मेरे बच्चों को देखा। ताई जी आप जानते हैं, मेरी छोटी बहन जो है वो मेरी ताई सास के घर आई है शादी होके। तो वो मेरे बच्चों का कई बार टिफ़िन बना के देती थी, मेरे हस्बैंड बाहर से कई बार खाना लेकर आना, मैंने सोए रहना, मुझे कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। सुबह भी सोए रहना, दोपहर भी, रात में भी। बहुत बहुत जो बोलते हैं ना तकलीफ़ वाला समय, वो समय हमने उस टाइम पे देखा। उसके बाद सॉरी मतलब मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद जब मेरे बच्चों ने मैंने अपने बच्चों को छोटे होते में ही सब सारी चीज़ें सिखाई। उस समय मेरे बच्चे इतने छोटे थे कि मैं अपने बच्चों को खुद नहलाती थी, उनके जूड़े करती थी, उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी, यानी सब कुछ मैं करती थी। इतने छोटे थे मेरे बच्चे उस टाइम पे। और मैं भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मेरी 21 इयर्स में मेरी शादी हो गई थी। जब मैं 19.5 साल की थी तब मेरा रिश्ता भी हो गया था। यानी अपन इतने बड़े भी नहीं हुए रहते और इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ सिर पे आ जाती है, फिर भी पूरी कोशिश की ज़िम्मेदारियों को निभाने की। दवाई खाती थी, चलो वो समय जैसे-जैसे निकला हँसना, बोलना सब भूल गई, कभी हँसती नहीं थी, कुछ नहीं। धीरे-धीरे समय बीतता गया, दवाइयाँ खाती गई, हार्ट बीट मेरी 150 तक पहुँच जानी, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना मुझे। उन्होंने कहना कि आपने 1 दिन की मेडिसिन भी छोड़ने से मेरी हार्ट बीट जो है 150 तक पहुँच जाती थी। और 10-11 साल से मतलब समझ लीजिए 9-10 साल से मैं मेडिसिन ले रही हूँ, 9 साल से करीबन। और इसके बाद मतलब अब इतने समय से लेते-लेते अब ऐसा हुआ है कि मैं ठीक कैसे हो रही हूँ। तो ठीक तो मैं अभी भी नहीं हूँ, अभी भी मैं रोती हूँ और ऐसे लगता है मैं अनजान हूँ, मेरा कोई अपना नहीं, मैं अकेली हूँ इस दुनिया में। मैं किसी से नहीं, ना मैं अपनी मम्मी को फ़ोन करती हूँ, ना अपनी बहनों को फ़ोन करती हूँ, सबसे मैं कट हूँ। मतलब मेरे को किसी से बात करने का मन नहीं करता, मतलब ना किसी से मिलने का, कहीं भी, कोई भी, मायका पक्ष हो, ससुराल पक्ष हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं अपने घर के अंदर बंद रहूँ। मैं दुनिया से भी नहीं मिलना चाहती, यहाँ तक कि आप पूछेंगे कि मैं अपने आस-पड़ोस में भी निकलती नहीं हूँ। मुझे यहाँ तक नहीं पता होता कि पड़ोस वाले घर में क्या हो रहा है या सामने क्या हो रहा है या क्या, कुछ नहीं पता होता है, बस मैं अपने घर के अंदर रहती हूँ। आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा कि मैं घर के अंदर-अंदर का ही हिस्सा दिखाती हूँ। पहले ऐसी नहीं थी, मैं पहले बहुत घूमने जाती थी, हर संडे हम बाहर घूमने जाते थे। लेकिन अब मुझे भीड़-भाड़ से बहुत तकलीफ़ होती है, मैं भीड़ से दूर रहती हूँ, मुझे घबराहट होती है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा था। उसके बाद इस चीज़ से निकलते-निकलते मुझे इतना समय लग गया। फिर मेरे बच्चों ने मुझे यूट्यूब चैनल जो है वो बनाकर दिया। इसमें भी काम करने लगी थोड़ा बहुत
और जो है मेरा कोको जब आया उसके बाद से धीरे धीरे मेरे अंदर बहुत फ़र्क पड़ने लगा। उसके साथ मैं खेलती, उठती, बैठती, अपनी मेडिसिन भी टाइम से लेती। और आप लोगों के साथ जुड़ते-जुड़ते मतलब ऐसा हुआ कि यूट्यूब पे आते-आते जब आप लोगों से जुड़ने लगी, अपने दिल की बहुत सी बातें करने लगी, तब जाके मुझे थोड़ा-सा 19-20 का फ़र्क लगता है। मैं पहले से थोड़ा-सा अपने आप में ठीक महसूस करती हूँ और अभी भी जब मेडिसिन चेंज होती है ना, तो हाथ-पैर में दर्द, चक्कर, नींद, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगी, अगर आप इससे निकलना चाहते हैं ना, तो अपनी जो पसंद की चीज़ें हैं ना, उन्हें कीजिए। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दीजिए कि कौन आपको क्या बोलता है, क्या समझता है। यहाँ तक कि एक बार मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि सर मुझे तो कई लोग पागल भी कहते हैं। तो सर ने कहा कि डिप्रेशन कोई पागलपन नहीं होता। सर इतने अच्छे हैं ना, वो कहते हैं तुम्हें तो पागल कहते हैं, मुझे तो पागलों का डॉक्टर कहते हैं, कहने लगे। तो कहते हैं ये कोई चीज़ नई नहीं है, लोगों को जो कहना है कहने दो, तुम अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से रहो, अपने घर देखो, अपने बच्चे देखो। तो बस ये है कि मैं अपने कोको के साथ लगी रहती हूँ और अपने आप में बिज़ी रहती हूँ, और इस वजह से मैं इन चीज़ों से थोड़ा बहुत जो है बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। लगी हुई हूँ, मतलब हार नहीं मानना है और अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। तो लवली जी, मैं आपसे यही कहूँगी कि आपकी जो पसंद की चीज़ है ना, आप वो करिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अगर हार मान जाएँगे तो वो किसी किसी काम की नहीं है। हमें अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और मुझे कुकिंग बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मेरे हस्बैंड मुझे वो सब सिखाने में लगे थे। बेकिंग की क्लासेस ली मैंने अपने आप को बिज़ी रखने के लिए बहुत, और वो भी यहाँ से मैं बाहर जाती थी सीखने के लिए। और इसमें मेरे हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया घर के सारे काम करके, क्योंकि उन्हें पता था इसे बेकिंग का, कुकिंग का बहुत शौक है, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो इसकी वजह से मैं बहुत कुछ सीखा, कोर्स वगैरह किया। और मैंने शादी से पहले सिलाई का और एम्ब्रॉयडरी का मैंने डिप्लोमा लिया था, तो वो भी मैं कभी कभी बीच में करती थी। अब बहुत समय हो गया, मैंने किया नहीं है। पर मेरा मुझे ऐसे कई बार लगता है कि मैं वो सब चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूं। गार्डनिंग का बहुत शौक है और गार्डन, फूल वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से ना अपने आप को उन चीज़ों में व्यस्त रखें जो आपको अच्छी लगती है, तो देखिएगा आपको फ़र्क पड़ेगा। अब इसके साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं दवाइयों के, तो मुझे भी इसके साइड इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं। जैसे मेरे सिर में दर्द, आँखों में दर्द बहुत ज़्यादा रहती है। मैं अपने हस्बैंड से अभी इस समय मैं कह भी रही थी कि मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है दवाई चेंज होने से, हाथों में बहुत दर्द है, पैरों के नीचे बहुत दर्द है और चक्कर भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से ना मैं व्लॉग भी अभी शूट नहीं कर पा रही थी कुछ दिन तक। तो इस तरीके से मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ और अपनी लड़ाई जो है वो लड़ रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से ना, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप वो करिए। देखिए दुनिया हमारे लिए कोई भी आपके लिए ना अच्छा सोचेगा, ना आपके घर में करने आएगा, ना आपको कुछ देगा, है ना। अगर आप अच्छा भी करेंगे तो भी वो बुरा बोलेगा। तो जो दुनिया बोलती है ना, उन्हें बोलने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस वो करिए जिससे आपको खुशी होती है। ये मैंने जब मेरी काउंसलिंग होती थी, तो मेरी जो मैम थी ना, मुझे वो बोलती थी कि हरमीत, आप वो करिए जो आपका दिल करता है। आपने अपने अंदर इतने चीज़ों को दबा के रखा है, आपने कभी बोला नहीं, इस वजह से आज आप इस स्टेज पे पहुंची हैं। तो आप बोलिए, आप नहीं बोलेंगी तो आप घुटती जाएंगी और इस परेशानी से कभी बाहर नहीं निकलेंगी। तो हाँ, आप मेडिटेशन भी करिए, वॉक भी करिए। मेरे सर मुझे यही कहते हैं करने के लिए, तो मैंने अभी थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट किया है। मैं वाहिगुरु जी से अरदास करूँगी कि आप भी जल्दी ठीक हो जाएं। तो चलिए, ये थी मेरी जो डिप्रेशन की कहानी, ये थी, हकीकत यही थी। तो ये देखिए सारा काम हो गया है, मैंने किचन भी साफ़ कर लिया है। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं अपन एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।